हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक साहू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC हैंड रिटन नोट्स में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का हमारा टॉपिक है सूबा शासन। इसके पहले हम मराठा शासन व्यवस्था के बारे में देख चुके हैं और अभी तक आपने हमारे छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर देख लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक सूबा शासन के बारे में। सूबा शासन 1787 से 1800 ईस्वी तक था। इसके सूत्रधार और जन्मदाता बैंकोजी भोसले थे। इनको समाप्त किए थे जेनकिंस ने 1818 में। सूबा शासन इन्होंने अपनी राजधानी बनाया रतनपुर को और कुल 8 सूबेदार हुए। आप देखेंगे कि बैंकोजी छत्तीसगढ़ का शासन सूबेदारों के हाथों में सौंप कर निश्चित होकर नागपुर के सत्ता संघर्ष में लीन हो गए थे। भोसला राजकुमार द्वारा नियुक्त सूबेदारों ने अपना मुख्यालय रतनपुर में रखा और रतनपुर से ही संपूर्ण क्षेत्र का शासन संचालन होता रहा। सूबा शासनकाल में जो निम्नलिखित 8 सूबेदार हुए हैं उनका नाम और शासनकाल। पहला हुए महिपत राव दिनकर, जिनका शासनकाल था 1788 से 1790। दूसरा सूबेदार थे विट्ठल राव दिनकर, जिनका शासनकाल था 1790 से 1796। उसके बाद भवानी कालू 1796 से 1797। अगला सूबेदार हुए केशव गोविंद 1797 से 1808। फिर बैंकोजी पिंडरी 1808 से 1809। उसके बाद बैंकोजी गोपाल 1809 से 1817। फिर सूबेदार नियुक्त हुए सखाराम हरी एवं सीताराम टाटिया 1817 से 1817, जिसमें सखाराम हरी ने 3 माह तक शासन किया और सीताराम टाटिया ने 8 माह। अंतिम सूबेदार हुए यादवराव दिवाकर 1817 से 1818। उसके बाद समाप्त कर दिए जेनकिंस ने। सबसे पहले देखते हैं महिपत राव दिनकर के बारे में। इनका शासनकाल था 1788 से 1790। यह छत्तीसगढ़ में प्रथम सूबेदार थे और इनके शासनकाल में राज्य की समस्त शक्तियाँ बिम्बाजी की विधवा पत्नी आनंदीबाई के हाथों में केंद्रित थी। महिपत राव दिनकर को आनंदीबाई से सत्ता के लिए संघर्ष भी करना पड़ा था। और देखेंगे कि इनके शासनकाल में यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर 1790 में छत्तीसगढ़ आए थे। जब छत्तीसगढ़ आए थे तो फॉरेस्टर ने कहा था कि रायपुर एक बड़ा शहर है जहां अनेक व्यापारी और धनी लोग ठहरते हैं या निवास करते हैं। यहाँ एक किला है जिसके चारों ओर खाई के रूप में यह सुंदर तालाब है। वर्तमान में इसे बूढ़ा तालाब के नाम से जानते हैं। फिर अगला सूबेदार नियुक्त हुए विट्ठल राव दिनकर, जिनका शासनकाल था 1790 से 1796। इन्होंने परगना पद्धति के जन्मदाता थे ये, और परगना पद्धति के प्रमुख को कमाविजदार कहते थे। फिर देखेंगे कि विट्ठल राव दिनकर इस क्षेत्र के दूसरे सूबेदार थे। विट्ठल राव दिनकर ने छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया और उन्होंने राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में एक नवीन पद्धति परगना पद्धति को जन्म दिया। परगना पद्धति छत्तीसगढ़ में 1818 ईस्वी तक चलती रही। फिर देखते हैं इनके शासनकाल में यूरोपीय यात्री मिस्टर जेटी ब्लंट 1795 में छत्तीसगढ़ आए थे। जब ये छत्तीसगढ़ आए थे तो इन्होंने रतनपुर के बारे में कहा था कि रतनपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी थी जहां मराठा सूबेदार निवास करते थे। अतः मैंने उम्मीद की थी कि वह एक बड़ा शहर होगा
परंतु आशा के विपरीत वह एक बिखरता हुआ ग्राम प्रतीत हुआ, जहां लगभग 1000 झोपड़ियां थी और सूबेदार का मकान भी साधारण था। किसने कहा था? मिस्टर J.T. ब्लंट ने। देख लिए कि परगना पद्धति के जन्मदाता विट्ठल राव हैं, लेकिन गढ़ व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? कलचुरी शासक कल्याण साय। जो परगना व्यवस्था था उसको छत्तीसगढ़ जो गढ़ थे उसको 27 परगनों में विभाजित किए। फिर अगला शासक हुए भवानी कालू। इन्होंने सबसे कम समय अवधि के लिए सूबेदार रहे और यह अपने कर्तव्यों का प्रत्यक्ष निर्वहन नहीं करते थे, प्रतिनिधि के माध्यम से कार्य करवाते थे तथा ये मराठों के दरबार भी नहीं जाते थे। अगला सूबेदार हुए केशव गोविंद, जिनका शासनकाल रहा 1797 से 1808। इन्होंने सर्वाधिक लंबे समय तक के लिए सूबेदार रहे। इनके शासनकाल में पिंडारियों का प्रथम बार आक्रमण हुआ। ये रतनपुर को लूटने के लिए आए थे और असफल हो गए। इनके शासनकाल में संबलपुर क्षेत्र को मराठा साम्राज्य में मर्ज कर दिया गया था। फिर देखेंगे कि इनके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक छत्तीसगढ़ आए थे। जब कोलब्रुक ने छत्तीसगढ़ का आए थे तो उसका चित्रण इस प्रकार किए कि छत्तीसगढ़ जो था जो छत्तीसगढ़ का अनाज था वो सड़क मार्ग से नागपुर भेजा जाता था। यातायात की कठिनाई के कारण किसानों को अपना अनाज अपने गांव में ही बेचना पड़ता था, अतः व्यापारी लोग को अधिक मूल्य नहीं देते थे। ये किनका कहना था? यूरोपीय यात्री कोलब्रुक का। अगला सूबेदार नियुक्त हुए बीकाजी पिंडरी, जिनका कार्यकाल रहा 11 माह का। उसके बाद सूबेदार नियुक्त हुए बीकाजी गोपाल, जिनका शासनकाल था 1809 से 1817। इनका उपनाम था भीका भाऊ और इनके शासनकाल के दौरान अधिक राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है, जिसमें देखेंगे कि पिंडारियों की लूटपाट, शोषण आदि जैसे गतिविधियां अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी और सरगुजा रियासत में उत्तराधिकारी का संघर्ष हो गया था, जिसमें ब्रिटिश हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए थे। इनके शासनकाल में ही छत्तीसगढ़ के भोसला शासक बेंको जी की मृत्यु 1811 में हो गई और नागपुर के भोसला शासक रघु जी द्वितीय की मृत्यु 1816 में हुई। इसी क्रम में परसो जी की मृत्यु 1817 में हुई। अर्थात देखेंगे कि इनके शासनकाल के दौरान राजनीतिक अस्थिरता रही। देखेंगे कि महत्वाकांक्षी अप्पा साहेब का छत्तीसगढ़ में भोसला शासक के रूप में नियुक्ति हुई तथा अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भोसला प्रशासक में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए, जिससे अप्पा साहेब अंग्रेजों से पराजय होकर सहायक संधि कर ली। अगला सूबेदार हुए सखाराम हरी एवं सीताराम टाटिया। देखेंगे कि सीताराम हरी का कार्यकाल था 3 माह का और सीताराम टाटिया का कार्यकाल था 8 माह का। सखाराम हरी, इनका जो हत्या था रतनपुर के एक बनिया ने किया, क्योंकि ये उच्च दर पर लगान वसूलना शुरू कर दिए थे। सीताराम टाटिया को किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी थी। अंतिम सूबेदार नियुक्त हुए यादव राव दिवाकर। ये छत्तीसगढ़ के अंतिम सूबेदार थे। इनके शासनकाल तक छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का अंत हो गया था। इन्हीं के शासनकाल में मराठा ब्रिटिश आधिपत्य में आ गए। अंततः जेनकिंस ने 1818 में सूबेदारी व्यवस्था समाप्त कर ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति प्रारंभ कर दी। इस तरह से रहा सूबेदार शासन व्यवस्था। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।